हे, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने स्टूडेंट से पर्सनली बात करी कि एग्जैक्ट अपनी दिक्कतें बताओ, बिल्कुल ब्लंट होके, बिल्कुल फ्रैंक होके बताओ कि कहाँ फंस रहे हो। उसके बाद आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो, ठीक है, कि एग्जैक्ट सीडीएस के लिए क्या प्रिपेयर करना है और इतने कम टाइम में कैसे होगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो में मैंने डायरेक्ट टू द पॉइंट और बहुत घुमाए बिना बात करी है कि आपको स्कोर कितना करना पड़ेगा, अपनी एकेडमी का कट ऑफ क्या जा रहा है तो उस हिसाब से कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हार्ड पेपर आया तो क्या करोगे, उस टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने आपको डायरेक्ट बुक्स भी बताई हैं कि आप कहाँ से क्या पढ़ोगे। बेसिक लेवल की भी बुक बताई है और एडवांस लेवल की भी बुक बताई है, ठीक है, फाइन। इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं जहां से आपको शायद अपनी प्रेपरेशन शुरू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक गेम खेलने की जरूरत है। यू आर नॉट, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इन अ सिंपल मैनर। तो अब घी निकालने के लिए हाथ थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डू इज, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए अपने आप को देखना पड़ेगा कि यू आर विनिंग। एंड हाउ इज दैट गोना हैपन? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दे आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, हर सीरीज के पेपर में देखे जाते हैं। पहले उन टॉपिक्स को करो एंड देन लुक एट द PYQs। यू विल गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई 120 में से नाउ आई एम एबल टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस, नाउ आई एम एबल टू सॉल्व 20 क्वेश्चन, नाउ आई एम एबल टू सॉल्व 30 क्वेश्चन। अगर आ रहा होगा ना रिजल्ट तो और ज़्यादा करने का मन करेगा। बट हर बार 120 क्वेश्चन में से 2 ही 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट विल नॉट गिव यू द कॉन्फिडेंस, इंस्टेड दैट विल डंप यू, ठीक है। रिवर्स स्ट्रैटेजी के लिए तैयार हो? चलो स्क्रीन से शुरू करते हैं। डायरेक्ट प्रेपरेशन के लिए मुझे आपको एक स्टोरी याद दिलाने की जरूरत है। याद दिलाने की क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी वो स्टोरी पता है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि दो दोस्त होते हैं। दो दोस्त में से एक दोस्त जो होता है वो अपने शूज की लेस बहुत टाइट बांध रहा होता है, ठीक है। दूसरा दोस्त पूछता है कि यार हम जंगल में हैं, हमें डर लग रहा है कि शेर हमें खा ना जाए, हमारे पीछे ना भागे, तो तुझे क्या लगता है ये तू टाइट शूज पहन के इतना तेज दौड़ लेगा कि शेर को भी हरा देगा, मतलब शेर तुझे नहीं पकड़ पाएगा? तब वो स्मार्ट इंसान थोड़ा सा बोलता है कि यार मुझे ना शेर से रेस नहीं लगानी, मुझे शेर से बच के नहीं भागना है, मुझे बस तुझसे तेज भागना है, शेर से मैं अपने आप बच जाऊंगा। ये स्टोरी याद आ गई? सुनी हुई स्टोरी है ना, इसे बेटर फॉर्मेट में भी सुनी हुई है, याद रखने की जरूरत है। ये सेम स्टोरी हमारे CDS 2 2024 के प्रेपरेशन में काम आने वाली है। शेर हमारा UPSC है, तुम मेरे स्मार्ट बंदे हो और ये दूसरा कैंडिडेट तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, तुम्हें बस उससे बेहतर करना है। UPSC को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों चैलेंज करने की जरूरत नहीं है? रीजन अभी प्रूव करती हूं मैं तुम्हें। एक ग्राफ को एनलार्ज करके जूम करके देखो। ये आपका सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है। सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए थे CDS 2 2022 में, CDS 1 2023, CDS 2 2023, ऐसे करके आपके सारे सवाल पूछे गए हैं। पॉलिटी में आप फ्लक्चुएशन देख सकते हो, इकोनॉमिक्स में फ्लक्चुएशन देख सकते हो, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, करंट अफेयर्स में, केमिस्ट्री, बायो, भाई फिजिक्स में तो गजब का फ्लक्चुएशन इस बार का देखने को मिला है ना। मिसलेनियस में देयर वर सम वेरी डिफरेंट क्वेश्चन जो हर बार नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पूरी बात सुनना, इतनी ही चीजों में जज मत कर लेना कि करना क्या है, ठीक है। आई एम गोना टेल यू एवरी सिंगल थिंग वेरी डायरेक्टली इन वेरी फास्ट मैनर। चल ठीक है, दूसरा ग्राफ भी देख लेते हैं। ये ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है। ऑफिशियल मार्क्स लगभग एग्जाम के 1 साल बाद आ जाते हैं, जब सारे बच्चे रेकमेंड हो जाते हैं, रिकमेंडेशन वाली लिस्ट आ जाती है। तो अभी तक इतने ऑफिशियल मार्क्स हमारे पास है। दीज आर एकेडमी वाइज कट ऑफ। AFA का फ्लक्चुएशन देखो, 148, 147, 136, 142। देर इज नो कॉन्स्टेंसी। ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ कंटिन्यूसली अप हो रहा है या तो कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है, ठीक है। देर इज नो पैटर्न, फ्लक्चुएट हो रहा है, 1-2 मार्क्स ज्यादा, 1-2 मार्क्स कम, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज्यादा। रीजन बीइंग UPSC की
एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। जब भी यूपीएससी एक्सपेरिमेंट करता है कट ऑफ डिप जाता है, और जब थोड़ा सा पेपर नॉर्मल या इजी होता है कट ऑफ हमारी हाई जाती है। इतनी चीज तुम्हें दिखाई दी, अपनी एकेडमी ट्रैक कर लो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, तभी तुम्हें थोड़ी सी चीजें और समझ में आएंगी। बात समझ में आई? ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आता है पता है तुम्हें? एक तो हमारे पास सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है, वो तो है, वो तो दैट इज ओनली 20%। आपको हर पेपर में 20% स्कोर करना है, दैट इज द बेयर मिनिमम। लेकिन देर आर 2 इंस्टेंसेस इन रीसेंट 5 ईयर्स कि जीके का पेपर इतना टफ आ गया था कि सेक्शनल कट ऑफ को 10% कर दिया गया था। चलो ठीक है, हम उस केस को भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल कट ऑफ की हम बात करें, ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें, देयर इज नो बेयर मिनिमम लेवल। कोई बेयर मिनिमम लेवल नहीं है कि 50% तो लाने ही पड़ेंगे, 60% तो लाने ही पड़ेंगे, है ना। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब अगर पेपर टफ जाता है और आपके 40% आते हैं, लेकिन इफ इट इज बेटर देन अदर्स तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पेपर इजी ला के भी 60% आ रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई तुम्हारा हो पाएगा, ठीक है। ये शेयर वाली कहानी समझ में आ रही है तुम्हें? यूपीएससी से नहीं भागना है, यू हैव टू डू बेटर देन अदर्स, ठीक है। ओके, अब मैं आपको डुएबल टारगेट बताती हूं, क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा सा वक्त है, ठीक है, थोड़ा सा वक्त है, तो आप इस अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन को डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है। सीडीएस में गिना चुना के तो 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। इंग्लिश हमारे 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, है ना। जीके हमारा 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। एंड मैथ्स वाले बच्चों के पास एक एडेड बेनिफिट होता है कि उनके 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व करने के उनको 1 मार्क मिलते हैं, जबकि जीके और इंग्लिश में यू गेट ओनली 0.3 मार्क्स पॉजिटिव, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 0.8 पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी, आई एम दैट प्रूव्स आई एम वेरी बैड विद मैथ्स। मैंने प्रूव कर दिया अभी बस, ठीक है। तो पिछले पूरे पैटर्न को देखकर एक सेफ साइड अगर आपको कट ऑफ टारगेट करना है ना, क्योंकि देखो इंग्लिश में स्कोर करना इजी है, फॉलोड बाय मैथ्स, जिनका मैथ्स है, क्योंकि ओटीए वाले बच्चों का मैथ्स नहीं होता, और जीके में एक्चुअली परफॉर्म करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, जनरलाइज्ड फैक्ट है। अब इसमें पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी कर सकती हैं। अगर आप एएफए के लिए टारगेट कर रहे हो तो बेटा तुम्हें 80 मार्क्स इंग्लिश में लाने चाहिए, जीके में यू कैन स्कोर 30 और मैथ्स में 40, ठीक है। इतने करोगे 150 मार्क्स लाओगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एएफए किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो इतने अगर आप मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो यू विल बी एट द सेफर एंड। ओके, इतनी भी बात समझ में आ गई। अब इस तरीके से जानने का एक और मतलब क्या होता है पता है? कि हम जीके जो थोड़ा सा हार्ड होता है क्रैक करना, उसमें पूरा दिन लगा देते हैं। ये नहीं देखते कि इंग्लिश हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, मैथ्स में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा सा कर लेंगे तो अच्छी एकेडमी निकल जाएगी हमारी, जो एकेडमी हमें चाहिए वो मिल जाएगी, है ना। तो दिस शोज कि आपको कहाँ पे कितना एफर्ट लगाना है, ठीक है, क्या छोड़ना है, क्या करना है। आई एम नॉट सपोर्टिंग यू कि हर सब्जेक्ट कर लो, अभी आगे उस पर बात करेंगे। आईएमए की तैयारी कर रहे हो, 75 मार्क्स इंग्लिश में लाओगे, 25 मार्क्स अगर जीके में ला रहे हो और 40 मार्क्स अगर मैथ्स में ला रहे हो तो दैट इज गुड इनफ। जीके के पीछे इतना ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, मैथ्स कर लो थोड़ा सा, आईएमए निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आईएमए वाले कैंडिडेट्स 70 मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिश में, 25 विल बी ओके फॉर जीके और 30 मार्क्स फॉर मैथ्स इज ओके। ओटीए वाले बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि इनका मैथ्स नहीं होता, तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा देखो आप वोकैब तो आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि देयर आर एंडलेस थिंग्स। फिर भी आई विल टेल यू द सोर्सेज जहां से आप, हालांकि हम इसमें जीके की बात ही करेंगे। इंग्लिश के लिए अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना, इफ आई गेट 20 कमेंट्स अबाउट द इंग्लिश प्रेपरेशन तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, ठीक है। ओके, 75 मार्क्स आप इंग्लिश में लाते हो, क्योंकि इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा होती है, तो वी शुड नॉट ओवर अटेम्प्ट इट, ठीक है। फिर आपको जीके में थोड़ा सा ज़्यादा खींचना पड़ता है, 35-40 मार्क्स तक आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब बात आती है जब ड्रैकोनियन पेपर आ जाए तो क्या होगा, हॉरिफिक पेपर आ जाए तो क्या होगा, है ना। क्या होगा, क्या जैसे CDS 1 2024 का पेपर आया था, वी वर लाइक कि यार CSE का पेपर तो नहीं दे दिया। बेसिकली हार्ड पेपर आए तो क्या होगा, है ना। बेसिकली मैं आपको वोकैब सिखा रही थी यहाँ पे। ड्रैकोनियन हॉरिफिक डरावना पेपर आ जाए तो क्या होगा।
तो मेरे बच्चे सुनो मेरी बात, अभी जैसे शेर की कहानी सुनाई ना, वो यहाँ पे वापस से रिपीट होगी। अगर 10 बच्चे पेपर के लिए अपीयर कर रहे हैं, है ना, तो उसमें से अगर 3 बच्चों का पेपर क्लियर हो रहा है, वो हर बार ही होता है। अगर हार्ड पेपर आ जाता है तो भी ये 3 बच्चे तो एग्ज़ाम क्लियर करते ही हैं, इजी पेपर आ जाता है तो भी ये 3 बच्चे तो एग्ज़ाम क्लियर करते ही हैं, है ना। कभी ऐसा सुना है यूपीएससी के साइट पे अनाउंस हुआ हो कि इस बार पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था इसलिए नो वन हैज़ क्लियर्ड द एग्ज़ाम, हमारे तरफ से कोई पास नहीं है? ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। 10 में से 3 बच्चे करने होते हैं, हर बार करते हैं। फर्क पता है क्या आता है? फर्क बस इतना आता है कि हार्ड पेपर आने पे उन 3 बच्चों के मार्क्स 40 हो सकते हैं जो कि इजी पेपर आने पे 60 थे। दैट इज इट। बस अगर मैं ही जैसे हूँ, मैं ही एक कैंडिडेट हूँ, हर बार इजी पेपर आता था, मुझे 120 में से 60 मार्क्स आ जाते थे। इस बार डिफिकल्ट पेपर आया था, है ना, आउट ऑफ ट्रेंड चला गया था, तो 120 में से मुझे 40 नंबर ही आएंगे। एंड दिस इज रिलेटिव। दूसरों के भी इतना ही परफॉर्मेंस इफेक्ट हुआ था, इसलिए इजी पेपर में भी मैंने पेपर क्लियर किया था, हार्ड पेपर में भी मुझे पेपर क्लियर किया था। नाउ यूपीएससी इज नॉट गोना आस्क मी कि अब 40 कैसे हो गए, पहले तो 60 थे। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बात समझ रहे हो? तो हार्ड पेपर, इजी पेपर, फॉरगेट इट। आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना है, ठीक है। बेसिक्स पे ध्यान दो, ट्रेंड पे ध्यान दो, थोड़ा सा हाई लेवल प्रैक्टिस करो, दैट इज इट, यू आर डन फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो अब भाई एग्जैक्ट चीजों पे हम बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे कि सीडीएस 2 2024 के लिए क्या पढ़ना है। मैं आपको बुक की लिस्ट बता देती हूँ फटाफट से, है ना। बेसिक बुक भी बता देती हूँ कि जहाँ से आप बिगिन कर सकते हो, चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बिगिनर वाली जितनी भी बुक्स होंगी वो फुल प्रूफ नहीं होंगी, ठीक है। मतलब उससे आपका एग्जाम निकल नहीं सकता है, दैट इज जस्ट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। फिर मैं आपको रियल लेवल बुक्स भी बता देती हूँ, ठीक है, जहाँ से आप पढ़ोगे तो आपका एग्जैक्ट पेपर निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद फॉलोड बाय मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिस्ट करवा देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है, राइट। चलो ठीक है, कमिंग टू द बुक वाला पार्ट। बुक वाला पार्ट, साइंस की अगर बात करें, साइंस में मैं तीनों की ही बात कर रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है, तीनों की बात कर रही हूँ। स्टार्टअप पाथफाइंडर या लूसेंट से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको एक जनरल आउटलाइन दे देगा। जनरल आउटलाइन, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे इंटररिलेट होंगे, कितना पढ़ना है, दैट इज इट। रियल लेवल के लिए यू हैव टू रेफर एनसीईआरटी। 9th और 10th की एनसीईआरटी जनरली इनफ होती है, बट कुछ 11th और 12th की एनसीईआरटी के टॉपिक्स अगर आप करके जाओगे, टॉपिक्स अभी मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से करने हैं, वो करके जाओगे, यू विल बी गुड टू गो विद साइंस, ठीक है। इस भ्रम में मत रहना कि फिजिक्स में इस बार कम क्वेश्चन आए हैं, नो, दैट इज जनरल एक्सपेरिमेंट यूपीएससी का, बट इट इज गोइंग बैक टू द नॉर्मल। हर बार ऐसा हुआ है सीएससी के साथ भी, सीएपीएफ के साथ भी, एंड दिस टाइम इज दिस थिंग इज रिपीटिंग विद सीडीएस ऑल्सो। इट इज गोइंग टू गो बैक टू द नॉर्मल, और अगर नॉर्मल भी नहीं जाता तो वी आर गेयर्ड अप फॉर द एडवांस टॉपिक्स एज वेल, ठीक है। पॉलिटी की बात करते हैं। देखो, पॉलिटी अगेन पाथफाइंडर, ल्यूसेंट विल बी द बेसिक बुक्स टू गो, बट नॉट कंप्लीट बुक, है ना। लक्ष्मीकांत इज द स्टैंडर्ड बुक फॉर दैट। बट पॉलिटी में प्रॉब्लम क्या है पता है, ये लॉयर्स की भाषा है, ये वकीलों की भाषा है, इसलिए थोड़ी सी हमें बोरिंग लगती है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। इसको आप फ्रेंडली बना लो ना, फ्रेंडली बना लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फ्रेंडली कैसे बनाना है वो मैं आगे बताती हूँ। ज्योग्राफी अगेन पाथफाइंडर, लूसेंट विल बी द नॉर्मल बुक, बट एनसीईआरटी एक बार रेफर करना। जीसी लियोंग भी बहुत प्यारी सी किताब है, बस देखने में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और अट्रैक्टिव नहीं है, बट यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स फॉर द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन आजकल बहुत बढ़ गए हैं, जो किसी बुक में डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन आता है ना कि त्रिपुरा से अगर आपको असम जाना है, अरुणाचल जाना है, तो कितने स्टेट्स क्रॉस होंगे, ऐसी कोई बुक में लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। यू हैव टू एनालाइज द मैप फॉर दैट, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री इज बिकमिंग
अनप्रिडिक्टेबल एट अनदर लेवल डे बाय डे, ठीक है, मतलब हिस्ट्री का कोर्स बहुत ही ज़्यादा बदल रहा है, तो पाथफाइंडर एंड ल्यूसेंट काइंड ऑफ बुक्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, ठीक है। हिस्ट्री में क्या होता है, बोरिंग लगती है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे डेट्स होते हैं, तो आपको ये जो टाइम लाइन एक बार समझनी होगी ना, कौन सी डायनेस्टी कैसे शुरू हुई, कैसे ख़त्म हुई, क्या मूवमेंट्स हुए, उनके लिए ये बुक अच्छी है। बाकी एडवांस के मतलब मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम देख सकते हो, और फिर आई वुड से नॉट द बुक, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ना, डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियोज़ आप रेफर करोगे तो दैट विल बी द गुड स्टेप फॉर यू। डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियोस मतलब जो आपके सीडीएस के एग्जाम के लेवल को मैच कर रहा है, तो दैट विल बी बुक्स हिस्ट्री की थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, तो अगर कोई इंटरेस्टिंग तरीके से हिस्ट्री के वीडियोस अवेलेबल करा रहा है तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। सेम गोज विद इकोनॉमिक्स ऑल्सो। इकोनॉमिक्स में मेरी एक और पर्सनल आपके साथ रिकमेंडेशन रहेगा कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा करंट से रिलेटेड आता है, ठीक है। देयर इज अ पोर्शन फॉर स्टैटिक इकोनॉमिक्स ऑल्सो, बट इससे भी रेफरेंस में आता है, सो यू बेटर रेफर दोज थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। फिर डिफेंस के टॉपिक्स तो भाई करने ही करने हैं, उसके लिए डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियोस विल बी ओके। टॉपिक इसके बता दूंगी, अभी करंट अफेयर्स के भी टॉपिक अभी बता रही हूँ, तो करंट अफेयर्स के लिए गो फॉर डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियोस, उससे स्मार्ट आइडिया और कुछ नहीं होगा, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब बात रही कि इन चीज़ों को पढ़ेंगे कैसे, इन चीज़ों को करेंगे कैसे। पाथफाइंडर पढ़ोगे, ल्यूसेंट पढ़ोगे, एक जनरल आउटलाइन आपको मिल गया, ठीक है, आपको समझ आने लग गई कि बायो में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स में क्या है। फिर उसका रियल लेवल वाला चीज पढ़ोगे और इन दोनों का मिला के कंपाइल्ड नोट्स आप बनाओगे, और वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से। उससे क्या, देखो जैसे ये एनिमल किंगडम है ना, इसका पूरा चैप्टर है 11th की बायो की एनसीईआरटी में, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना कि 11th और 12th के कुछ टॉपिक्स आपको आते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम ही पूछ लिया जाता है, उसके क्वेश्चंस आपको सीडीएस में देखने को मिलते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज पीवाईक्यू पहले खंगाल लेना है आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर जाके आप बेसिक आउटलाइन लोगे। ओके, स्टेप नंबर 1 बेसिक आउटलाइन फ्रॉम द पाथफाइंडर एंड ल्यूसेंट। स्टेप नंबर 2 पीवाईक्यू देख लो एक बार, किस कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देन गो टू रियल लेवल वाली बुक्स, सो दैट यू रिफ्रेश, यू अपडेट योर सेल्फ कि भाई करना क्या है, कितना पढ़ना पड़ेगा। इन तीनों के नोट्स जब आप बनाओगे तभी भी बेटा, अभी भी तुम रेडी नहीं हो एग्जाम के लिए, अब इन नोट्स का एटलीस्ट 1 या 2 बार रिविजन करना पड़ेगा, है ना। फिर मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, सो दैट यू गेट टू नो कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, कहाँ परफॉर्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से क्या आपको सिंप्लीफाई कर रखा है, बेसिक्स और रियल लेवल दोनों को कंबाइन करके नोट्स पीवाईक्यू के लेवल के हिसाब से मैंने आपको बना के दे दिए हैं, ठीक है। अब ये स्मार्ट चीज आप खुद कर सकते हो कि इनको कम से कम पढ़ लो, ठीक है। क्या कम हो गया आपके लिए कि आपको इतनी सारी बुक्स को पढ़ना नहीं पड़ेगा और अपने लेवल से जज नहीं करना पड़ेगा, बस इतना इजी हो चुका है आपके लिए। ये जो कंपाइलेशन मैंने बनाई है उसका अपग्रेडेशन इज ऑलरेडी बिन डन, ठीक है। अब इसमें से रिवीजन करना आपका काम है, इसको 2 बार मिनिमम 2 बार पढ़ना आपका काम है, ठीक है। पूरे मतलब सीडीएस लेवल के हिसाब से बनाई हुई है, और आप सीडीएस का पढ़ते हो, एफकेट का इज ऑटोमेटिकली रेडी, बस थोड़े से शैलो टॉपिक्स को आपको और कवर करना होता है। बाकी आई हैव डन दिस थिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये बुक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा नीचे लिख देना, आई वोंट माइंड, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ ये बुक मिलने का है ना सोर्स थोड़ा सा चेंज हो चुका है। नाउ आई हैव मेड द वेबसाइट worldscape.com, worldscape by shivanisoni.com। वहीं पे आपको मैंने बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं यार, मतलब खुद अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, आई हैव मेड मंथली करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हियर, एंड बाकी इंग्लिश की बुक पे मैं अभी काम कर रही हूँ, वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। एंड येस, टॉकिंग अबाउट दिस जीके कंपाइलेशन, ये आपको यहीं से डाउनलोड करनी रहेगी, तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर कर लेना। फाइन, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नाउ।
सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको फटाफट से हाईलाइट दे देती हूँ कि आप चलो ठीक है जीके कंपाइलेशन से पढ़ो या कहीं भी और अगर आपका सोर्स इज रेडी तो यू कैन गो फॉर दैट। पॉलिटी की बात करते हैं, शेड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं, प्रियम्बल से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्लीशे क्वेश्चन आते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था और एडिशन क्या हुआ है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था, कमेंस हुआ था, तब कौन कौन से वर्ड्स अवेलेबल थे प्रियम्बल में। फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो इंक्लूड्स रिट्स, ठीक है। अब अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी कि जो CDS 1 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किस तरीके से अलग क्वेश्चन थे, ठीक है। उस पीडीएफ को आप देख लेना। जैसे फंडामेंटल राइट्स हर बार पूछा जाता है तो इस बार अलग क्या था, ठीक है। इमरजेंसीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। और कभी इजी क्वेश्चन आना होता है ना, तो कितना इजी क्वेश्चन आता है पता है आपको, कितने लोगों को वो क्वेश्चन याद है, हाउ मेनी हैव अटेम्प्टेड दैट CDS का पेपर, जब क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन से टाइप की इमरजेंसीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ना, तो देयर वर ऑब्वियसली 3। चौथी कौन सी इमरजेंसी थी। अब मुझे इससे क्या पता चलेगा कि आप PYQ एनालिसिस कैसे करते हो, है ना, कितना तगड़ा करते हो, क्योंकि मुझे PYQ एनालिसिस से पता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब मुझे बताओ, फर्स्ट तो आपकी आर्टिकल 352 वाली नेशनल इमरजेंसी, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, चौथी कौन सी इमरजेंसी का क्वेश्चन पूछा गया था, आप मुझे ये बताओ जो उसका आंसर था, ठीक है। DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियोज का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट हो गया, PM हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इन सब का टेबल जो मैंने अपने कंपाइलेशन में दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत इजी होगा। क्योंकि लक्ष्मीकांत में आप देखने जाओगे ना, हर एक पोर्टफोलियो पे आपके इतने लंबे लंबे पेजेस हैं, है ना। ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम्हारे लिए इजी नहीं है ना वो चीज़ याद रखना, उसको कंपाइल अप करना। तो मैंने कंपाइलेशन बुक में पूरा टेबल ही बना दिया है। प्रेसिडेंट ओथ कौन दिलाता है, उसके रोल्स क्या हैं, कौन सा आर्टिकल है, क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसके पास, एवरीथिंग आई हैव नोटेड डाउन इन अ सिंगल टेबल, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PM अपॉइंटेड होता है, इलेक्टेड होता है, लोकसभा राज्यसभा कैसे काम करती है, इसके बीच में बिल का डीलिंग कैसे होता है, मनी बिल के पास क्या स्पेशल पावर्स होते हैं, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका कंपैरिजन, क्या क्या मेंबर्स होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कैसे रिटायर होते हैं, कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं, स्पीकर की क्या राइट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने वो कंपाइलेशन बुक से करा होगा इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि भाई जान लगा दी है मैंने उस बुक को बनाने में, इतना सिंपल, इतना क्रिस्प, इतना क्लैरिफाइड तरीके से, ठीक है। टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्लाउड्स के क्वेश्चन बहुत टाइम से पूछे जा रहे हैं, है ना, तो एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स आपको पढ़ना रहेगा। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं, है ना, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, इन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको तैयार कर लो। प्रेशर बेल्ट्स हैं जितने भी, उनको पढ़ोगे ना तो जेट स्ट्रीम वगैरह क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नदी कहाँ से निकलती है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, कौन कौन से स्टेट्स को क्रॉस करती हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, सारा मैंने एक टेबल में बनाया हुआ है जीके कंपाइलेशन की बुक में, है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का मैप आपको स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एटलस लेके बैठ जाओ, जब पढ़ने का मन ना करे ना 15-20 मिनट बस एटलस को निहारते रहो, कौन सा स्टेट किससे कैसे अटैच हो रहा है। सॉइल के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ऑक्सीसॉल्स को मैच द फॉलोइंग करने के लिए ब्लैक सॉइल में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बायो आपको जितना डिफिकल्ट लगता है ना इतना है नहीं, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, बट इसको टेबल बना के पढ़ोगे ना, जैसे मैंने बनाया हुआ था एनिमल किंगडम का, सेम मैंने प्लांट किंगडम का के लिए भी बनाया है ना। सेल पढ़ के जाओ, क्या क्या ऑर्गेनलीज होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं।
प्लांट किंगडम का कैटेगराइजेशन मैंने कितनी बढ़िया तरीके से किया हुआ है। एनिमल किंगडम यू हैव ऑलरेडी सीन दैट। इसके अलावा भी एक और टेबल मैंने बनाया हुआ है ना। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट के सेल्स एनिमल सेल से कितने अलग होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ह्यूमन डिसीजेज और वाइटामिन तो हमेशा सीडीएस का फेवरेट रहा ही है ना। इसके अलावा फिजिक्स की बात करें, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट सेकेंड, फिजिक्स में ना बहुत ज़्यादा आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपके पेपर में पूछा जाएगा, है ना। न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, मोमेंटम कैसे वर्क करता है, इम्पल्स कैसे वर्क करता है, वर्क, पावर, एनर्जी, इनके न्यूमेरिकल्स आपको पूछने में आ सकते हैं। एनर्जी तो खासकर जो हाफ काइनेटिक एनर्जी वाला, हाफ mv², और इसका मोमेंटम में कन्वर्जन, इसके ऊपर क्वेश्चंस, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, बस आपको फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए उस टाइम पे एग्जाम में। तो मैंने ना आपको कंपाइलेशन में ही एक शीट दे रखी है जहां पे पूरे फॉर्मूलाज एक साथ मैंने आपको दे रखे हुए हैं, तो दैट विल बी इजी फॉर यू। सेम विद द ग्रेविटेशन, एक सिंगल फॉर्मूला है भाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1m2 अपॉन r²। मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहा है कि आप दो मासेस ऑफ बॉडी है, इनको अलग कर दोगे, 4 गुना अलग कर दोगे तो ग्रेविटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, एक का मास हाफ कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। यही तो फॉर्मूला यूज करना है बच्चे, और क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और है ना। मिरर्स के क्वेश्चन आते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कितना इतना आसानी से। अच्छा, डू यू वांट मी टू मेक लॉन्ग वीडियोज ऑन दैट on YouTube free of cost? If you say so, I'm ready to make that, because I have these concepts very easy and ready to go. बहुत सही से बनाए हुए हैं भाई। I don't know why you feel it. अच्छा मुझे बताओ, मैग्निफिकेशन में और what that term is, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मुझे मैग्निफिकेशन थोड़ा सा देसी भाषा में बताना ना कमेंट सेक्शन में। अभी मुझे दूसरा टर्म याद नहीं आ रहा, वरना मैं डिफरेंस कंपैरिजन करवाने के लिए मैं आपको बताती, बट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। मुझे मैग्निफिकेशन समझा दो, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स काउंट होते हैं। देखो मैं देसी भाषा में आपको पूछ रही हूँ, आई डोंट वॉन्ट योर रट्टा वाली नॉलेज कि हाँ भाई ये अपॉन ये कर दो, नो, एग्जैक्ट मुझे बताना, ठीक है। लेंसेज से भी सेम क्वेश्चंस आते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कौन सी इमेज कहाँ रखोगे कैसी बनेगी, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे तो कैसी इमेज बनेगी, लाइट के फिनोमेना सारे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इन सब के एप्लीकेशन जितना सीडीएस पूछ सकती है उतना सारा मैंने जी के कंपाइलेशन में लिख दिया है कि हाँ भाई स्कैटरिंग होगा तो ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, है ना। डिफ्रैक्शन होगा तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है। रेजिस्टेंस का इतना सिंपल सा फॉर्मूला है ना, L/A वाला, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L/A। बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर देते हैं कि डायमीटर का फैक्टर ऐड कर देते हैं। भाई इतनी बेसिक बुद्धि लगाया करो ना कि डायमीटर चेंज करने से एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, ऐसे करके लगाया करो ना यार। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप चीज़ों को अच्छी नज़र से देखते हो, रैशनल नज़र से। मतलब इन सब्जेक्ट्स को बड़ा मत बनाओ, इन सब्जेक्ट्स को छोटा ही रखो, छोटा ही रहने दो, तभी समझ आएंगी चीज़ें। केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री यार मतलब मैं खुद जब मैंने अपने नोट्स नहीं बनाए थे अपने फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में, मुझे भी केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता था कि यार दिस इज़ नॉट वेरी डूएबल, बट वंस आई मेड माई नोट्स ना, उसके बाद तो सॉर्टेड है यार। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन एसिड बेस्ड, मेटल नॉन मेटल से आ रहे हैं डायरेक्ट, मतलब केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चन है ना NCERT के डायरेक्ट रिएक्शन से ही आ रहे हैं। तो बेटा उसको करके जाओ, है ना। अलॉयस पढ़ के जाओ, एक्सेप्शंस जो भी केमिस्ट्री के हैं ना कि कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड इन नेचर है, कौन सा लस्टरस इन नेचर है, जो जितने भी एक्सेप्शंस है केमिस्ट्री के उसको पढ़ के जाओ, है ना। इकोनॉमिक्स की जैसे मैंने बात बताई, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा करके जाना। बाकी CDS 1 2024 में क्या क्या चेंजेस है उसकी PDF मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। GDP से रिलेटेड टर्म है, GNP क्या होता है, RBI का रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ना, ये सब आपको पढ़ के जाना है। RBI का क्या रोल होता है, इकोनॉमिक कर्व्स, डिमांड सप्लाई कर्व, फिलिप्स कर्व, यू कर्व, जे कर्व, सब कुछ पढ़ के जाना है। मार्केट सिस्टम के नए नए वर्ड्स आपको मैंने अपडेट कर दिए गए हैं बुक में, आप उसको देख के जाना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बात रही हिस्ट्री की। हिस्ट्री में एक तो आपको क्रोनोलॉजी तो जाननी ही जाननी है,
ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा मेहनत इस पे मत करना। बहुत ज़्यादा मेहनत कहाँ कर सकते हो, देखो बुद्धिज़्म, जैनिज्म, वॉर ट्रीटीज़ में क्या क्या विनर्स लूजर्स हुए हैं, व्हाट आर लॉज इन द ब्रिटिश इंडिया, ये तो मतलब ठीक है, एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इस बार जोर ज़्यादा रीजनल डायनेस्टीज पे था और खासकर साउथ इंडियन डायनेस्टीज पे ज़्यादा पूछा गया था। आई गेस ये दो पेपर से रीजनल डायनेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है। तो या इसको थोड़ा सा हमें शार्पन अप करना पड़ेगा, रीजनल डायनेस्टीज को, ठीक है। डिफेंस रिलेटेड की बात करें, रैंक स्ट्रक्चर हमें देखना होगा कि इक्विवेलेंट रैंक्स होते हैं ना, व्हाट आर द इफ कैप्टन इज इन नेवी तो उसका इक्विवेलेंट एयरफोर्स और आर्मी में क्या होगा। फटाफट मुझे कमेंट्स में बताओ, कैप्टन इन इंडियन नेवी इज व्हाट इन इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, ठीक है। क्या क्या कमांड्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, ये भी करंट अफेयर से ज़्यादा पूछा जाता है ना। अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज में नेवी की शिप गई हुई है तो कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। मिसाइल्स के क्वेश्चन, मिसाइल्स चाहे इंडिया की हो चाहे फॉरेन की हो, सीडीएस की फेवरेट है भाई मिसाइल्स, उनको बहुत प्यार है। रशिया कोई मिसाइल लॉन्च करता है या नॉर्थ कोरिया करता है, न्यूज़ में आ जाता है और सीडीएस पूछ लेता है। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में बात करें, ऑपरेशन इन न्यूज़ हमेशा पूछा जाता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स आप लास्ट 6 महीने के प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक फ्रॉम मार्च टू मिड अगस्त तक करोगे तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू, ठीक है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर बुक्स एंड ऑथर्स में अगर स्पोर्ट्स आ गए ना, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई किसी ने बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस बार के पेपर में साइंस एंड टेक ज़्यादा पूछा गया था करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो विल बी कवरिंग दैट ऑल्सो। इंपॉर्टेंट समिट जैसे इस बार की G7 समिट पे यार मैंने कितनी अच्छी वीडियोस बनाई, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड विजिट दैट थिंग, है ना। बहुत मेहनत से बनाई है एंड दैट इज समथिंग न्यू विच आई हैव ट्राइड, तो प्लीज़ मुझे उसमें थोड़ा सा एडवाइस करना। फेस्टिवल्स कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट इन इंडिया के तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इतने ही टॉपिक्स पहले शुरू करो, है ना, फिर पीवाईक्यू देखोगे, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मुझसे पेपर सॉल्व हो रहा है। इसके मारे आप और पढ़ना चाहोगे और स्पीडीली आप अपना सब्जेक्ट क्लैरिफाई करेंगे, है ना। एक चीज़ बीच में मत भूल जाना, रिविजन करना, डेली रिविजन करना। रोज़ जितना पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करे बिना मत सोना। और मेरा मतलब रिविजन से ये नहीं है कि वापस से पन्ने पलट के देख लो, दैट इज नॉट रिविजन फॉर मी। रिविजन फॉर मी इज आपका कोई भी टॉपिक है, एक बार देख लो टॉपिक, उसको एक बार देख लो। अब मुझे शर्मिन सहगल की याद आने लगी, इतनी बार ये ना रिकमेंडेशन में ये डायलॉग चल रहा था, एक बार देख लीजिए, फॉरगेट इट। हाँ, तो एक बार टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद स्टैंड अपॉन योर स्टैंड टॉल और बोलने लग जाओ जैसे तुम लेक्चरेट दे रहे हो, है ना। लेक्चरेट दे रहे हो जैसे तुम किसी और को पढ़ा रहे हो, जैसे तुम किसी और को समझा रहे हो। उससे क्या होगा, एक्टिव रिविजन होगा, उससे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं आता है, क्या दिमाग में फिट नहीं बैठा है। इससे स्पीड भी बहुत ज़्यादा आएगी, कॉन्फिडेंस तो भाई पूछो ही मत, जो डबल होगा ना आपका ये करने के बाद। ये रोज करके सोया करो, ठीक है। दैट विल हेल्प यू टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू इन योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑल्सो, ठीक है। रिविजन तो होने ही वाला है, बहुत मस्त सा। बात समझ में आ गई। तो इतने ही मार्क्स आपको स्कोर करने हैं इन योर इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स के डिवीजन में। इंग्लिश का आपको चाहिए, आप कमेंट करने वाले हो, और जितना भी ड्रैकोनियन या हॉरिफिक पेपर आने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी है, वो 3 बच्चे हमेशा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? I'll keep my video up to this thing only. इसके अलावा तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछना। कैसे पूछोगे? कमेंट सेक्शन से पूछना, ताकि मैं उसको रोज़ देखती हूँ कि क्या क्या डाउट्स हैं, एंड देन I'll प्रिपेयर द वीडियो अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या चाहिए वीडियो में वो भी बता देना, सो दैट आई कैन वर्क ऑन दैट एज सून एज पॉसिबल। बाकी आपको कैसा कमबैक लगा उस पर भी आप लिख सकते हो। बाकी तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।